Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about MP LAD scheme which has been recently reinstated. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं कि MP LAD स्कीम है क्या. MP LAD स्कीम का फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. ये स्कीम 1993 में लाया गया था ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव. इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब इसका पूरा का पूरा फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है. एंड दिस इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन. अंडर दिस स्कीम 5 करोड़ फंड. अब समझिए इस स्कीम के प्रोविज़न क्या है. इस फिगर की मदद से भी आप समझ सकते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, हर डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ फंड इज अलॉटेड टू एवरी MP इन फैक्ट फॉर ब्रिंगिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो हर MP को 5 करोड़ तक का फंड दिया जाता है ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लेकर के आएँ. 5 करोड़ हर साल. और दिस फंड इज़ अलॉटेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 करोड़ ईच. तो क्या होगा कि MP हैं, इन MP को 5 करोड़ का फंड दिया जाएगा, 2.5 करोड़ ईच इन 2 इंस्टॉलमेंट. लेकिन ये डायरेक्टली खुद से इस्तेमाल नहीं करेंगे. इनको अपने डिस्ट्रिक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी इनको वो डेवलपमेंट स्कीम लाना है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर, जो भी नोमेनक्लेचर चलता है उस स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं उसके लिए, उनके थ्रू ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा. दिस इज़ MP LAD स्कीम. तो आई होप पिक्चर आपको क्लियर है कि हर एक MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है. उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स आ सकते हैं. तो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में उनको अगर कोई डेवलपमेंटल काम कराना है तो उसके लिए उनको 5 करोड़ रुपये का फंडिंग दिया जाता है हर साल, 2.5 करोड़ ईच करके 2 इंस्टॉलमेंट में, ताकि वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर पाए. बट वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो कराएंगे थ्रू DC ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट. So direct the DC. What he will say, what he will do, he will ask the DC or direct the DC to bring the developmental project as per his understanding, but he will not directly handle the fund. अब ये MP LAD स्कीम पिछले साल से ही न्यूज़ में है, क्योंकि पिछले साल भारत सरकार ने इसको सस्पेंड कर दिया था. कुछ टाइम के लिए टेम्पोररीली इसको रोक दिया था ताकि इस पैसे का इस्तेमाल कोविड-19 के मैनेजमेंट में किया जाए. अलग अलग जगहों पे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए और अलग अलग जगह पे इस वेलफेयर, अलग अलग जगहों पे वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाई गई फॉर द पुअर पीपल. उनके ठहरने की व्यवस्था की गई. तो इस कारण से MP LAD स्कीम को पिछले साल सस्पेंड कर दिया गया था ताकि कोविड को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके हमारे देश में. करेंट न्यूज़ ये है कि पिछले साल जो MP LAD स्कीम को रोक दिया गया था उसको वापस से रीस्टोर कर दिया गया है, रीइंस्टेट कर दिया गया है. और लेकिन थोड़े से अंतर लाए गए हैं. अभी के लिए बस MP LAD स्कीम में 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इन प्लेस ऑफ ₹5 करोड़. अब ज़रा इसी आर्टिकल में देखिए, अब ये तो करंट न्यूज़ है, तो ये आपसे हो सकता है PT में पूछ ले कि कब से कब तक वो सस्पेंड किया गया था और कब रीइंस्टेट किया गया, रीस्टार्ट किया गया. लेकिन मेंस में आपसे पूछा जा सकता है एनालिसिस ऑफ MP LAD स्कीम कि MP LAD स्कीम क्या अच्छा है, उसके क्या इश्यूज़ हैं. तो MP LAD स्कीम के थोड़े से क्रिटिसिज्म भी हैं. इसी आर्टिकल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहता है कि MP LAD स्कीम शुड बी कम्प्लीटली एबोलिश्ड. इसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से एबोलिश कर देना चाहिए. तो क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इन ऑर्डर टू से कि MP LAD स्कीम को पूरी तरह से एबोलिश कर देना चाहिए. तो सबसे पहले कहा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ MP LAD स्कीम वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. तो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जहाँ पे 3 जो अलग अलग विंग्स हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों के अपने अपने पावर, फंक्शंस एंड ज्यूरिडिक्शन हैं. फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर्स विल मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव्स विल इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी विल एडजुडिकेट दैट लॉ. अभी यानी कि एग्जीक्यूटिव्स का काम है किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना,
किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी को लेना। लेजिस्लेचर का काम है बस कानून बनाना, लेकिन ये जो एमपी लैड स्कीम है ये कुछ हद तक एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे देता है लेजिस्लेचर्स को भी। लेजिस्लेटर्स को भी 5 करोड़ तक का फंड दे दिया गया है या अपने अपने एरिया में वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करा पाएँ सीधे सीधे, जबकि ऐसा ये एग्जीक्यूटिव काम हुआ अपने एरिया में डेवलपमेंट का काम कराना, ये एग्जीक्यूटिव काम हुआ, जबकि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। तो दिस इज़ हाउ द एमपी लैड स्कीम इज़ कंसिडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उसके अलावा एमपी लैड स्कीम में बहुत सारे ऐसे भी केसेज आए हैं वेयर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम हैज़ बिन रिपोर्टेड या फिर फंड मिसयूज और डाइवर्जन हैज़ बिन रिपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप CAG रिपोर्ट की माने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर पूरे इंडिया भर में एमपी लैड स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हैज़ बीन 49% टू 90%, यानी कि जितना पैसा अलॉट किया गया 5 करोड़ तक का मान लो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंड अलॉट किया गया, तो अगर बहुत अच्छा किसी एमपी ने काम कर दिया तो 90% तक फंड का यूटिलाइजेशन हुआ है। बहुत सारी जगहों पे तो हार्डली 49-50% यूटिलाइजेशन हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी फ्रॉड के, मिसयूज के, डाइवर्जन ऑफ फंड्स के इशूज़ निकल के आए हैं। उसके अलावा एमपी लैड स्कीम का पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ की तरह भी मिसयूज होता रहा है। इट गिव्स अनफेयर एडवांटेज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु आर इन पावर। कैसा होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इस एमपी लैड स्कीम की मदद से सिर्फ उन तरह के स्कीम्स लेकर के आते हैं जिससे उनको पर्सनल फ़ायदा हो, उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स को फ़ायदा मिले। फॉर एग्जांपल जगह जगह पे वो बैनर लगवा देंगे, होर्डिंग लगवा देंगे, ऐसा पार्क बनवा देंगे जहाँ पे वो अपना नाम लिख दें, और इस तरीके से पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को सपोर्ट मिलता है एमपी लैड स्कीम से। और कोई ड्यूरेबल एसेट जो जनता के सच में भलाई के लिए इस्तेमाल हो, उस तरह का कोई भी एसेट डेवलप इन जनरल नहीं होता है अंडर एमपी लैड स्कीम। सो दीज आर 3 क्रिटिसिजम्स ऑफ एमपी लैड स्कीम एंड दैट इज़ वाई इट इज़ जनरली सेड। जब पिछले बार इसको सस्पेंड किया गया था तभी उस टाइम से ये आर्टिकल्स आ रहे हैं कि एमपी लैड स्कीम को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से एबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एमपी लैड स्कीम को चैलेंज किया जा चुका है ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर एमपी लैड स्कीम को इन 1999, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एमपी लैड स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया इन 2006। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about tenure of CBI and Enforcement Directorate extended, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो देखिए करंट न्यूज ये है कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 2 अलग अलग ऑर्डिनेंसेस ला करके CBI के जो डायरेक्टर्स हैं या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनके टेनियर को बढ़ा करके लगभग 5 साल तक कर दिया है। तो CBI के डायरेक्टर्स के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया उस ऑर्डिनेंस का नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स के डायरेक्टर्स के टेनियर को बढ़ाने के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया उसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। इन दोनों ही ऑर्डिनेंस में किया क्या गया है, देखिए चाहे CBI के डायरेक्टर हों चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स के डायरेक्टर्स हों, दोनों ही जगहों पे दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्टर्स की जो टेनियर थी वो 2 साल तक के लिए फिक्स की गई थी कि 2 साल तक ही कोई डायरेक्टर इस पोस्ट को होल्ड कर पाएंगे। लेकिन ये दोनों अमेंडमेंट ला करके डायरेक्टर्स की जो टेनियर है उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन सीधा सीधा 5 साल एक्सटेंड नहीं किया गया है। 2 साल के बाद 1-1 साल करके भारत सरकार 3 बार एक्सटेंशन दे सकती है CBI के डायरेक्टर्स को या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर्स को। मतलब 2 साल का आपका टर्म पूरा हो गया। पहले कैसा होता था कि आपको 2 साल के बाद आपको डायरेक्टर पोस्ट से आपको वैकेट करना होता था, लेकिन अब कैसा है कि आपको भारत सरकार 1 साल का एक्सटेंशन दे सकती है एक बार में, तो 3 साल हो गया, फिर 1 साल दे सकती है तो 4 साल हो गया, फिर 1 साल दे सकती है 5 साल हो गया, लेकिन 5 साल से आगे वो एक्सटेंशन नहीं दे सकती। नो सच एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 5 years। अभी तक कैसा था, एट प्रेजेंट द चीफ्स ऑफ दीज 2 सेंट्रल एजेंसीज हैड अ टेन्योर ऑफ 2 years। अब जरा ऑर्डिनेंस के बारे में समझ लेते हैं, ऑर्डिनेंस के क्या प्रोविजन है, क्या पावर्स हैं। देखिए आर्टिकल 123 के हिसाब से प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। उन सारे मुद्दों पे जिस पे पार्लियामेंट कानून बनाता है उन मुद्दों पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं
under Article 123, but ordinance promulgated by the President of India will only be on recommendation of Union Cabinet. और वैसे ही आर्टिकल 213 में गवर्नर को पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस लाने का ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन लेवल पे ऑर्डिनेंस तब लाएंगे प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो. स्टेट लेवल पे गवर्नर तब लाएंगे ऑर्डिनेंस जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो. और नियम कैसा है कि ऑर्डिनेंस तो लाया जा सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, लेकिन एक बार जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है तो 6 वीक के अंदर, उनके सेशन में आने के 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द केस में बी, ताकि वो ऑर्डिनेंस प्रॉपर कानून का शेप ले सके. अदरवाइज दैट ऑर्डिनेंस विल लैप्स. तो 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया जाना होगा पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से. ये ऑर्डिनेंस को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो भी ज़रा देखिए. तो अपोजिशन लीडर हैं, ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सेशन इज़ अबाउट टू बिगिन ऑन 29. वैसे भी पार्लियामेंट सेशन 15 दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्या थी ये ऑर्डिनेंस लाने की? 15 दिन वेट कर सकते थे. ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ये ऑर्डिनेंस जल्दी जल्दी ला करके इस पर डिबेट नहीं करना चाहती और चाहती है कि इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू ही इसको कानून बना दिया जाए. बट इस क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा सब्सटेंस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में कि जैसे सेशन में आएगी पार्लियामेंट ऑन 29 ऑफ नवंबर, उसके 6 वीक के अंदर तो पार्लियामेंट को इसको पास करना ही होगा इन दोनों ऑर्डिनेंस को एज ए बिल, अदरवाइज ये दोनों ही ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएंगे. वहीं दूसरे अपोजिशन लीडर कहते हैं कि मोदी सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई का बहुत इस्तेमाल किया है खुद के लिए. कल भी हम कुछ दिनों पहले भी देख रहे थे कि हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिटिसाइज्ड एज केज्ड पैरट. तो ये कह रहे हैं कि इनका बहुत इस्तेमाल किया है खुद के लिए फॉर वेस्टेड सेल्फिश नैरो इंटरेस्ट. The government has misused these agencies and now they are empowering these agencies with 5-year tenure. तो अब उसके बदले में रिवॉर्ड दे रहे हैं. इनसे खूब काम कराया है तो अब इनका टेनियर बढ़ा के 5 साल कर रहे हैं. तो दीज आर सम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म. लेकिन ओवरऑल आपको ये बात याद रखनी है कि ऑर्डिनेंस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जरूर है एग्जीक्यूटिव्स को कानून बनाने का, विच अपीयर्स एज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. लेकिन फिर भी ऑर्डिनेंस में ऐसा है कि 6 वीक के अंदर तो ऑर्डिनेंस को फिर लेजिस्लेचर्स के थ्रू गुजरना ही होता है. हाँ, रीप्रमलगेशन के केसेस भी जरूर हैं जहाँ पे ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है, फिर से सरकार उसको ले आती है. लेकिन डीसी वाधवा केस आपको सुप्रीम कोर्ट का जरूर याद होगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीप्रमलगेशन ऑफ केस विल बी reviewed by the judiciary, will be the subject to matters of judicial review if the Supreme Court or the High Court feels that the repromulgation has been done just to bypass the legislature, then in that case repromulgation of the ordinance will be declared null and void. I hope आपको ये याद आ रहा होगा. The next article is taken from environment segment. It is about Kesar-e-Hind butterfly. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. तो क्या है न्यूज़? काफ़ी सरल सा छोटा सा न्यूज़ है. अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने एक बटरफ्लाई जिसका नाम है कैसर-ए-हिंद, उस बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है. ये जो बटरफ्लाई है इसकी लगभग 90 to 120 मिलीमीटर की विंग स्पैन है, इतनी विड्थ है. और नॉर्मली ये अच्छे खासे हाइट पे ही पाई जाती है, 6000 to 10,000 फीट ऑफ एलिवेशन पे ही पाई जाती है इन द हिमालय रीजन. इट इज़ फाउंड इन नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड सदर्न चाइना. तो ये जो कैसर-ए-हिंद बटरफ्लाई है, इट इज़ मेंशन इन शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. स्टिल इट इज़ हंटेड बाई बटरफ्लाई कलेक्टर्स. अगर IUCN की बात की जाए तो दिस बटरफ्लाई हैज़ बिन कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेंड. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बटरफ्लाई शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है. तो एक बार ज़रा देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन से शेड्यूल हैं. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में टोटल 6 शेड्यूल हैं. शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में जो भी स्पेसीज़ के नाम मेंशन्ड हैं उनकी हंटिंग करना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है और उस पर हाईएस्ट पेनल्टी है, जेल तक की सज़ा हो सकती है. जबकि स्पेसीज मेंशन इन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, लेकिन उन पे पेनल्टी काफ़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2. शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स हैं जिनकी हंटिंग की जा सकती है एंड शेड्यूल 6 में प्लांट्स मेंशन्ड हैं जिनका कल्टिवेशन प्रोहिबिटेड है. जिनका कल्टीवेशन जैसे कि वीड्स वगैरह, इनका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है. दे आर मेंशन इन शेड्यूल 6. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज़ अबाउट
DNLA militant insurgency in Dima Hasao region of Assam. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले जरा समझते हैं कि डिमासाज लोग हैं कौन. दीज दिमासाज या इनको दिमासा कचारी भी कहते हैं. दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन रूलर्स एंड सेटलर्स ऑफ असम एंड इन रिसेंट टाइम्स current times they live in Dima Hasao, Karbi Anglong, Kachar and Hojai and to some extent Nagaon region of Assam. तो इस एरिया में ज़्यादातर ये डिमास लोग रहते हैं. Prior to Ahom rules, there were Dimasa kings who are believed to be descendants of the rulers of ancient Kamrup kingdom. The earliest historically known capital was Dimapur, that is now in Nagaland, and later Maibang, which is in नॉर्थ कचार हिल्स. तो ये तो हो गए दिमासा लोगों के बारे में. अब जरा समझते हैं कि ये दिमासा लोग जो ज़्यादातर ये दीमा हसाओ रीजन में या फिर कार्बी एंगलोंग और होजाई रीजन में रहते हैं, उनके अंदर इंसर्जेंसी का क्या इशूज़ हैं. तो देखिए ये जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम के, जैसे कार्बी एंगलोंग, डीमा हसाओ, दे हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी. वहाँ पे काफ़ी टाइम से इंसर्जेंसी रही है, इनर डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, सेक्सेशनिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहे हैं, स्पेशली इन कार्बी रीजन एंड कार्बी एंड डिमासा ग्रुप्स इन मिड 90s. और इनका मेन डिमांड रहा है टू हैव कंप्लीट डिफरेंट स्टेटहुड आउट ऑफ असम. तो उसको मीट करने के लिए फिर आपको इनको ऑलरेडी ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया जा चुका अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो मुद्दा ये है कि काफ़ी पुराने टाइम से दीमा हसाओ रीजन में या कार्बी एंगलोंग रीजन में दिमासा इंसर्जेंसी या कार्बी इंसर्जेंसी है विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए सेपरेट स्टेट आउट ऑफ आसाम. लेकिन ये इंसर्जेंसी हाल फिलहाल में काफ़ी हद तक कम हो गया है. लेकिन एक नया इंसर्जेंट ग्रुप पिछले कुछ सालों से निकल के आया था, उसका नाम था डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, DNLA, विच बिकेम एक्टिव इन द रीजन. अब ये DNLA के बारे में समझते हैं. ये जो DNLA है, दिमासा नेशनलिस्ट लिबरेशन आर्मी, ये काफ़ी नया ग्रुप है. ये 2019 में बना था और इन्होंने इस तरह का एक प्रेस रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नाउ दे आर कमिटेड टू रिवैम्प नेशनल स्ट्रगल एंड दे विल फाइट फॉर लिबरेशन ऑफ सोवरेन इंडिपेंडेंट दिमासा नेशन. तो इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ की कार्बीज और दिमासास की इंसर्जेंसी ख़त्म हो गई है, उसको हम वापस से रिवाइव करेंगे और अब हम सिर्फ सेपरेट स्टेट नहीं लेंगे, अब हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए. सो देयर रिलीज वाज लाइक दिस दैट दे वांट नाउ सोवरेन इंडिपेंडेंट दिमासा नेशन. ठीक है जी. तो 2019 में इस पर्पस से इन्होंने डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी बनाई थी. करंट न्यूज़ ये है, अच्छा न्यूज़ है काफ़ी, कि 46 कैडर्स of Dimasa National Liberation Army surrendered along with their commander-in-chief Musrang. They have laid their arms and now they have decided to join the mainstream. मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया. तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि कार्बी एंगलोंग रीजन में जो पिछले 2 साल में थोड़ी सी इंसर्जेंसी का राइज देखा जा सकता था अंडर DNLA, दैट विल नाउ बी कंट्रोल्ड टू ग्रेट एक्सटेंट. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. द रेड रिबेल ब्रिगेड is belonging to environment protection, so the correct answer will be option C. Janjati Gaurav Divas, it is celebrated every year on 15th November, absolutely correct, but it is not death anniversary, it is birth anniversary of tribal freedom fighter Birsa Munda, so the correct answer will be option A, one only. And which of the following statements are true about non-attainment cities? So these are those cities that have fallen short under national ambient air quality standard, absolutely correct. Guwahati is one of the non-attainment city out of 124 cities identified under national clean air program, absolutely correct. So the both statements are correct. Correct answer will be option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.